Clarity Mind. Today we are going to start with part 2 of the video, the first law of thermodynamics. So, physical chemistry, BSc chemistry honors first year. So, first topic we have is extensive and intensive property. सबसे पहले हमारे पास है extensive property. तो extensive property of a system is that which depends upon the amount of substance or substances present in the system. The examples are mass, volume and energy. एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टी होती हैं जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करती हैं या फिर सब्सटेंसेस एक भी हो सकता है एक से ज्यादा भी हो सकते हैं जो बेसिकली अमाउंट पे डिपेंड कर रही है कि कितना अमाउंट है कितनी क्वांटिटी है द एग्जाम्पल्स आर मास वॉल्यूम एंड एनर्जी ठीक है इसके एग्जाम्पल्स है मास भी आप देख लो अमाउंट पे डिपेंड करेगा वॉल्यूम भी करेगी एनर्जी भी करेगी नेक्स्ट है हमारे पास इंटेंसिव प्रॉपर्टी अब इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है intensive property of a system is that which is independent of the amount of the substance present in the system. The examples are temperature, pressure, density, viscosity, refractive index, surface tension and specific heat. अब जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है ना ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड ही नहीं करती है इनका कोई लेना देना ही नहीं है कि हमारे पास जो सब्सटेंस है वो 1 ग्राम है 2 ग्राम है 3 ग्राम है उससे कोई लेना देना नहीं है इनका लेना देना अमाउंट से है ही नहीं लेकिन एक्सटेंसिव का होता है इंटेंसिव का नहीं होता और वो अमाउंट हम किस में देख रहे हैं वो अमाउंट होना चाहिए हमारे सिस्टम में जिस जो हम ऑब्जर्व कर रहे होते हैं ये हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था इसके एग्जांपल्स है टेम्परेचर प्रेशर डेंसिटी डेंसिटी को आप अगर देखो तो डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम ठीक है मास और वॉल्यूम दोनों एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हैं मतलब जब हमने एक्सटेंसिव को एक्सटेंसिव से डिवाइड किया तो हमें कौन सी प्रॉपर्टी मिली इंटेंसिव ये बहुत इंपॉर्टेंट है जब एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को एक्सटेंसिव से डिवाइड किया जाता है तो हमें इंटेंसिव प्रॉपर्टी मिलती है ठीक है Next, in the light of the above definition, extensive properties of a single substance will depend upon the number of moles of the substance present and also on any two of the three variables P, V and T called independent variable. ये भी हमने कल पढ़ा था फर्स्ट पार्ट में कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज जो होती हैं ये डिपेंड करती हैं नंबर ऑफ मोल्स पे जितने भी नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट हैं सब्सटेंस के और किसी भी दो वेरिएबल्स में से तीन वेरिएबल्स होते हैं हमारे पास इंडिपेंडेंट प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर ये तीनों हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं इनमें से किसी भी दो वेरिएबल पे हमारा डिपेंड करेगा और नंबर ऑफ मोल्स पे करेगा और अगर नंबर ऑफ मोल्स जो है वो हमारे कांस्टेंट होते हैं तो जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है सिस्टम की वो सिर्फ और सिर्फ इन दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंड करेगी कोई भी दो हो सकते हैं इसमें से ठीक है नेक्स्ट इफ अ सिस्टम अंडर examination is a mixture of two or more gases, the extensive property will vary with the number of moles Na, Nb, Nc, etc. of the constituents A, B, C, etc. present in the system and also with the two independent variables. The intensive properties in such cases will depend upon the concentration of various species beside the two independent variable. अब बोल रहे हैं कि अगर जिस सिस्टम को हम एग्जामिन कर रहे हैं ठीक है उस सिस्टम में हमारे पास मिक्सचर है किसका है मिक्सचर है हमारे पास गैसेस का दो या दो से ज्यादा गैसेस का तो जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है ना वो वेरी करेगी नंबर ऑफ मोल्स के साथ हमने यहाँ पे तीन गैस ली हैं ए बी सी और इनके मोल्स को हमने नेम दिया है Na, Nb, Nc ठीक है तो सबके मोल्स के साथ जो इसकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है वेरी करती जाएंगी और इसके दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी वेरी करेंगे द इंटेंसिव प्रॉपर्टी इन सच केस विल डिपेंड अपॉन द कंसेंट्रेशन ऑफ वेरियस स्पीशीज बिसाइड द टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल और वहीं पे अगर हम देखें इंटेंसिव प्रॉपर्टी को तो वो किस पे डिपेंड करेगी वो डिपेंड करेगी सिर्फ कंसेंट्रेशन पे ना कि उन दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पे नेक्स्ट है हमारे पास थर्मोडायनामिक प्रोसेस द ऑपरेशन बाय विच अ सिस्टम चेंजेस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर इज कॉल्ड अ प्रोसेस वो ऑपरेशन जिससे एक सिस्टम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाता है स्टेट स्टेट चेंज करता है जब एक सिस्टम तब उसको हम प्रोसेस कहते हैं whenever a system changes from one state to another it is accompanied by change in energy जब वो चेंज इन एनर्जी के साथ आता है तो वो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस बनता है क्योंकि थर्मोडायनेमिक का रिलेशन ही एनर्जी हीट से है In the case of open system, there may be change of matter as well. The following types of processes are known. Isothermal process. Isothermal process वो होती है जिसमें टेम्परेचर जो है सिस्टम का वो कांस्टेंट रहता है ड्यूरिंग ईच स्टेज ऑफ द प्रोसेस हर स्टेज में प्रोसेस के हर स्टेज में हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा आइसोथर्मल में
एडियाबैटिक में क्या होता है? एडियाबैटिक में अ प्रोसेस इज सेड टू बी एडियाबैटिक इफ नो हीट एंटर्स और लीव्स द सिस्टम ड्यूरिंग एनी स्टेप ऑफ द प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस में कोई भी हीट एक्सचेंज नहीं होती, ना तो हीट अंदर आएगी सिस्टम के, ना हीट सिस्टम से बाहर जाएगी। आइसोथर्मल में आप देख लो कि थर्मल नेम से आपको पता चल रहा है कि टेम्परेचर से कहीं ना कहीं रिलेशन होगा, ऐसे याद रख सकते हो आप। और आइसोबारिक, आइसोबारिक में बारिक आ रहा है, बारिक का रिलेशन आपका होता है प्रेशर से। अब प्रेशर, क्योंकि प्रेशर को हम बार में मेजर करते हैं। अब प्रेशर इज सेड टू बी आइसोबारिक इफ द प्रेशर ऑफ द सिस्टम, a process is said to be isobaric if the pressure of the system remains constant during each step of the process। किसी भी प्रोसेस को हम आइसोबारिक तब कहते हैं जब उसमें जो प्रेशर है वो कांस्टेंट रहे हर स्टेप में। प्रोसेस के हर स्टेप में जब हमारा प्रेशर जो है वो कांस्टेंट रहेगा, उस टाइम पे वो प्रोसेस आइसोबारिक प्रोसेस बन जाती है। Reversible and irreversible processes, a process carried out infinitesimally slowly so that the driving force is only infinitesimally greater than the opposing force is called a reversible process। रिवर्सिबल प्रोसेस वो होती है जिसमें जो हमारा ड्राइविंग फोर्स है ना वो अपोजिंग फोर्स से थोड़ा सा बड़ा हो, इनफाइनाइटी, बहुत छोटा सा, बिल्कुल मिनिमल सा चेंज होना चाहिए, वो हमारी होगी रिवर्सिबल प्रोसेस। एनी प्रोसेस विच डज नॉट टेक प्लेस इन द अबव मैनर, इट मीन्स अ प्रोसेस विच डज नॉट प्लेस इनफाइनेटिसमली स्लोली इज सेड टू बी अ इरिवर्सिबल प्रोसेस। अब कोई भी ऐसी प्रोसेस जो इस मैनर में टेक प्लेस नहीं करी, मतलब उसमें छोटे से चेंज करने से कुछ भी नहीं होता, उस प्रोसेस को हम इरिवर्सिबल प्रोसेस कहेंगे। ठीक है, reversible process cannot be realized in practice because of it would require infinite time for its completion। जो reversible process होती है ना, इनके लिए बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए होगा, क्योंकि आप देखो हम इसमें छोटा छोटा चेंज करते हैं। अगर हम इतना इतना चेंज करने लगे तो इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा टाइम भी चाहिए और ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इसीलिए सारी प्रोसेसेस लेबोरेटरी में जितनी भी होती हैं या नेचर में, वो सारी इरिवर्सिबल होती हैं। A reversible process therefore remains imaginary and theoretical। जो रिवर्सिबल प्रोसेस है ना वो इमेजिनरी ही रह जाती है इसीलिए, और थियोरेटिकल, उसको सिर्फ हम बुक्स में रीड करेंगे लेकिन एक्चुअल में उसे करना बहुत मुश्किल है, पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि बहुत स्लो होती है वो। Nevertheless, this concept is highly useful since it leads to some definite conclusions as will be explained a little later in this chapter, but फिर भी हमें इसके रिजल्ट से मतलब है और वो रिजल्ट हमारे आगे काम आएगा। So the following example may be given to illustrate the difference between reversible and irreversible process। ठीक है, तो मैं आपको समझा देती हूँ, आप रीड कर लेना। इसमें उन्होंने क्या किया है, ये जो हमारे पास फर्स्ट वाला, उन्होंने 3 सिलेंडर लिए। ठीक है, फर्स्ट सिलेंडर में उन्होंने पिस्टन लगाई है यहाँ पे, जो कि वेटलेस है और फ्रिक्शनलेस पिस्टन है। ठीक है, अब क्या हो रहा है, उन्होंने गैस फिल कर दी। ठीक है, अब पिस्टन तो वेटलेस है, उसका तो कोई ज्यादा वेट ही नहीं है और एयर टाइट है, कोई एयर बाहर जा ही नहीं सकती। ये जो गैस है ना, ये कुछ ना कुछ प्रेशर एक्सर्ट कर रही होगी पिस्टन पे, और ये जो पिस्टन है ये भी कुछ प्रेशर एक्सर्ट कर रही होगी गैस पे। तो फर्स्ट केस में हमने क्या किया है, हमने दोनों के प्रेशर को इक्वल करा है। दोनों का प्रेशर हमने, दोनों साइड से प्रेशर जो है वो ज्यादा रखा ही नहीं, नॉर्मल रखा। तो पी एक्सटर्नल जो था हमारे पी के ही इक्वल आ गया। ठीक है, फर्स्ट केस में हमने ये देखा और फिर हमें इससे क्या पता लगा, इससे हमें ये पता चला कि गैस की वॉल्यूम में भी कोई चेंज नहीं आ रहा और पिस्टन ऊपर नीचे कहीं पे भी मूव नहीं करेगी, जहां पर है वहीं पे रहेगी। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट केस है बी, इसमें क्या किया उन्होंने, जो प्रेशर पी एक्सटर्नल था ना, जो पिस्टन प्रेशर लगा रही थी, उस प्रेशर में से इन्होंने थोड़ा सा इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल प्रेशर इन्होंने निकाल लिया। ठीक है, मतलब थोड़ा कम प्रेशर लगाया है इन्होंने। अब ना, अब जो प्रेशर है इन्होंने डिक्रीज कर दिया, पहले पी था, अब पी में से डीपी माइनस कर दिया। फिर क्या होगा, फिर जो गैस प्रेशर लगा रही थी ना वो ज्यादा हो जाएगा। अब गैस का प्रेशर ज्यादा होगा तो पिस्टन क्या करेगी, पिस्टन जो है उसका प्रेशर कम हो चुका है, उसकी साइड से जो प्रेशर लग रहा था वो कम हो चुका है। अब क्या होगा, गैस जो है वो पिस्टन को धक्का मारेगी और जो पिस्टन है वो ऊपर की तरफ मूव कर जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट केस में हमारे पास ये था। इसके बाद थर्ड केस देखते हैं। सो जो हमारे पास नेक्स्ट केस है, हेंस द पिस्टन विल मूव
up and the gas will expand by an infinitesimally small amount. अब जो हमारा सेकंड केस था उसमें कह रहे हैं कि गैस जो है वो एक्सपैंड कर जाएगी, ऑब्वियसली कर जाएगी क्योंकि हमने पिस्टन का प्रेशर कम कर दिया और गैस का ज़्यादा है तो वो एक्सपैंड कर जाएगी. If the pressure on the piston is kept infinitesimally smaller than the pressure of the gas itself, the expansion of the gas will continue infinitesimally slowly. It means reversible manner. अब हम क्या कर रहे हैं, जो पिस्टन का प्रेशर है ना उसको इनफाइनाइट बहुत छोटे से उससे डिक्रीज कर रहे हैं. मतलब पहले हमने थोड़ा ज्यादा किया था लेकिन अब हम बिल्कुल छोटे से अमाउंट से उसको चेंज कर रहे हैं, बहुत छोटे से अमाउंट से उसको डिक्रीज करा रहे हैं. तो अब क्या होगा, अब जो थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस है वो रिवर्सिबल हो जाएगी और जो पिस्टन है वो बहुत स्लोली स्लोली थोड़ा सा ही ऊपर मूव करेगी, ज्यादा नहीं करेगी. और ये जो प्रोसेस है ये रिवर्सिबल प्रोसेस हो जाएगी. क्यों? क्योंकि हमने इसमें जो चेंज किया है वो बहुत स्मॉल है. ठीक है. If, however, the pressure on the piston is made much smaller than the pressure of the gas within the cylinder. अब हमने उसके बाद जो प्रेशर है, ठीक है, जो पी एक्सटर्नल है, जो प्रेशर पिस्टन एक्सर्ट कर रही है उसको और कम कर दिया ना, तो क्या होगा, जब हमने उस प्रेशर को और कम कर दिया तो जो गैस है वो बहुत रैपिडली एक्सपैंड करेगी, बहुत तेजी से जो गैस है वो पिस्टन को धक्का देगी और फैल जाएगी, उसकी वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी. और ये जो प्रोसेस है ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है. ठीक है, क्योंकि इसमें हमने डायरेक्ट चेंज किया, हमने इसमें कोई भी स्लोली चेंज नहीं किया है. नेचर ऑफ वर्क एंड हीट. As is well known, whenever a system changes from one state to another, it is accompanied by change in energy. The change in energy may appear in the form of heat, work, light, etc. The unit of energy is joule. अच्छा, जब भी एक सिस्टम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाता है तो उसमें चेंज ऑफ एनर्जी जरूर होता है. जो चेंज ऑफ एनर्जी होता है ये हमें कैसे पता लगता है, हमें पता चलता है हीट, वर्क और लाइट के थ्रू. ठीक है. और जो यूनिट होती है एनर्जी की वो क्या होती है, जूल होती है. इसको हम डिनोट करते हैं जे से. इट इज डिफाइंड एज द वर्क डन व्हेन अ रेजिस्टेंस ऑफ 1 न्यूटन इज मूव थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, देन जूल 1 जूल की वैल्यू जो है वो न्यूटन मीटर हो जाती है. और ये एक ब्रिटिश साइंटिस्ट जो फिजिसिस्ट थे, जेम्स पी जूल, उन्होंने डिस्कवर किया था. और उन्होंने एक रिलेशनशिप भी दिया था मैकेनिकल वर्क डन और हीट प्रोड्यूस के बीच में कि ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं. जब ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं और हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो वहां पर एक कांस्टेंट आ जाता है जे. ठीक है, जूल मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट. इसके बाद इसके आगे से आप रीड कर लेना, कुछ ज़्यादा सिलेबस से रिलेटेड है नहीं. फिर हम आते हैं द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे. The first law of thermodynamics states that energy can neither be created nor be destroyed, it can only be transformed from one state to another. जो फर्स्ट लॉ है थर्मोडायनेमिक्स का क्या कहता है, कहता है कि एनर्जी ना तो कभी बनाई जा सकती है ना कभी खत्म की जा सकती है. ये हमेशा सिर्फ क्या होती है, ट्रांसफर होती है या फिर ट्रांसफॉर्म होती है. दूसरी, इसके स्टेट बदल सकते हैं लेकिन कभी बनाई नहीं जा सकती ना कभी खराब की जा सकती है. दिस इज ऑल्सो नोन एज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कहलाया जाता है. दस whenever energy is in one form disappears, an equal amount of energy in same other form must appear. This law is based on the cumulative experience of ages, that is impossible to construct a perpetual motion machine. It means a machine which can produce energy without expenditure of energy. ठीक है, तो बोल रहे हैं कि एक जब भी एनर्जी यूज की जाएगी तो उतनी ही इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी किसी दूसरी फॉर्म में अपीयर हो जाएगी. ठीक है, किसी एक जगह से अगर एनर्जी गायब हो रही है तो वो किसी दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो रही होगी. ये जो लॉ है ना ये एक्सपीरियंस पे बेस्ड है, इसलिए इससे हम परपेचुअल मोशन मशीन नहीं बना सकते. परपेचुअल मोशन मशीन होती है एक ऐसी मशीन जो एनर्जी को यूज करती है. ठीक है, एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकती है बिना किसी एनर्जी के. एक ऐसी मशीन जो एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकती है बिना किसी एनर्जी के, लेकिन ऐसा पॉसिबल ही नहीं है. अगर उसे एनर्जी प्रोड्यूस करनी है तो उसे एनर्जी देनी भी होगी. द equivalence of heat and mechanical work established by Joule experimentally law also follows as a sequence of the first law. Suppose there is no such equivalence, then it may be possible at first to convert a certain amount of heat
say x joule into a certain amount of mechanical work and then in the reverse process to transform the same amount of mechanical work into heat, producing y joules of heat, where y is greater than x. Thus, the original state will have been restored, but heat energy equivalent to y minus x joules will have been created. By repeating the above cycle, energy can be continuously created, and in this way, a perpetual motion machine can be fabricated. This is denied by human experience, as already stated, hence, there must be exact equivalence of heat and mechanical work. अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि इन्होंने बेसिकली ये बताना चाहा है कि जो एनर्जी है वो जितनी यूज हो रही है उतनी ही मिलेगी भी, हीट एंड मैकेनिकल वर्क में सेम अमाउंट रहेगा. It is now known that energy can be produced by the destruction of mass, the two quantities being related by the expression E is equal to mc square, where E is the energy produced by the destruction of mass m and c is the velocity of light. अब हमें पता चल चुका है कि जो एनर्जी है वो मास के खत्म होने से बनती है. जैसे ही मास डिस्ट्रक्ट होता जाएगा, खराब होता जाएगा या खत्म होता जाएगा, वैसे ही एनर्जी फॉर्म होती जाएगी. ये हमें कैसे पता चलता है? ये हमें इक्वेशन से पता चलता है, जो आइंस्टाइन की इक्वेशन है, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, जहाँ पे E जो है वो एनर्जी है जो कि प्रोड्यूस हो रही है डिस्ट्रक्शन ऑफ मास m से, एंड c जो है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट है. ये जो मॉडिफाइड लॉ है ये हमें अलाउ करता है, इससे हमें पता भी चलता है, it states that the total mass and energy of an isolated system remains unchanged. जो टोटल मास और एनर्जी है एक आइसोलेटेड सिस्टम की, वो कभी नहीं बदल सकती. इट इज टू बी केप्ट इन माइंड दैट इन द इंटायर ensuing discussion by the term system we shall mean an ideal gas. जहाँ जहाँ पे सिस्टम वर्ड का यूज हो रहा है इसमें, वहां पर हम आइडियल गैस की बात करेंगे. इंटरनल एनर्जी क्यू. Every substance is associated with a definite amount of energy, which depends upon its chemical nature as well as upon its temperature, pressure and volume. कोई भी सब्सटेंस होगा ना, उसकी खुद की भी कोई एनर्जी होती है, उसमें खुद में कोई डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है जो उसके केमिकल नेचर, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम इन सब पे डिपेंड करती है. ये जो एनर्जी है इसे हम इंटरनल एनर्जी कहते हैं. कौन सी एनर्जी? जो definite amount of energy which depend upon its chemical nature as well as upon its temperature, pressure and volume. एक definite amount energy का जो उसके pressure, temperature, volume और chemical nature पे depend कर रहा है, इस energy को internal energy कहेंगे. The exact magnitude of this energy is not known because the chemical nature includes such indeterminate factors as the translational, rotational and vibrational movements of the molecules, the manner in which the molecules are put together, the nature of the individual atoms. हमें इस एनर्जी का कोई भी एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड अभी नहीं पता है, क्योंकि ये जो एनर्जी है ये बहुत सारे फैक्टर्स से इफेक्ट होती है, जैसे ट्रांजिशनल, रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल मूवमेंट से मॉलिक्यूल्स की. इस वजह से इसका कोई भी हमें मैग्नीट्यूड नहीं पता है. द अरेंजमेंट एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द एनर्जी पोजेस्ड बाय द न्यूक्लियस एक्सेट्रा. But one thing is certain, that the internal energy of a substance or a system is a definite quantity and it's a function only of the state. लेकिन एक चीज हमें कंफर्म हो चुकी है कि जो इंटरनल एनर्जी है किसी भी सब्सटेंस की या सिस्टम की, वो एक डेफिनेट क्वांटिटी पर डिपेंड करेगी और वो फंक्शन है सिर्फ स्टेट का. It means chemical nature, composition, temperature, pressure and volume of the system at the given moment, irrespective of the manner in which that state has been brought about. It is true that the actual value of internal energy cannot be determined, but fortunately in thermodynamics the absolute value is not any significance. It is a change in internal energy accompanying a chemical or a physical process that is of interest, and this is a measurable quantity. तो फिलहाल के लिए थर्मोडायनामिक्स में हमें किसकी जरूरत पड़ती है? हमें पड़ती है चेंज इन इंटरनल एनर्जी. हम इंटरनल एनर्जी को फाइंड नहीं करते, हम चेंज को फाइंड करते हैं, कितना चेंज हो रहा है स्टार्टिंग से एंड तक. ठीक है. अगला है इंटरनल एनर्जी एंड द फर्स्ट लॉ. सपोज अ सिस्टम इज सब्जेक्टेड टू चेंज ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम. एक सिस्टम है, उसको हमने चेंज में छोड़ दिया है, किसके? प्रेशर और वॉल्यूम का चेंज करा रहे हैं हम उसमें. ठीक है. तो let the initial state be represented by A and the final state by B.
इनिशियल स्टेट को ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फाइनल को बी से कर रहे हैं. And let UA and UB represent energies associated with the system in its states A and B respectively. These will be definite quantities as explained above. Thus the change in internal energy delta U, which is given by delta U is equal to UB minus UA. अब UB जो है वो फाइनल है और UA इनिशियल है, तो हम हमेशा डेल्टा में हम किसी की भी वैल्यू निकालते हैं, कोई भी चेंज निकालना होता है तो फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं. तो इसलिए यहाँ पे हमने UB माइनस UA किया है. irrespective of the path of or the manner in which the change is brought about. हमें यहाँ पे पाथ नहीं देखना होता कि कौन सा पाथ ट्रेवल करके जा रहा है, हमको यहाँ पे सिर्फ वैल्यूज लेनी होती हैं. इफ इट वर नॉट सो इट वुड अगेन बी पॉसिबल बी कंस्ट्रक्ट अ परपेचुअल मोशन मशीन. अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो फिर वही परपेचुअल मोशन वाली मशीन बन जाएगी. जैसे देखो, अगर ए से बी गया तो पहले हमारी वैल्यू मान लेते हैं ए से बी जाने में वैल्यू ज़्यादा आ रही है और बी से ए जाने में कम आ रही है. तो हम जब इसको माइनस करेंगे तो इनिशियल की वैल्यू ज़्यादा है, तो कुछ ना कुछ एनर्जी की वैल्यू हमारे पास आती जाएगी डेल्टा यू की. अब उससे हो क्या रहा है, एनर्जी तो हमने कहा था ना कि आने जाने में सेम यूज होती है, लेकिन अगर एक ही सेम पाथ पे मैं जा रही हूँ और वापस आ रही हूँ तो मेरी एनर्जी जो है वो सेम कैसे सेम ही होनी चाहिए ना, वो अलग कैसे हो सकती है. If it were not so, it would again be possible to construct a perpetual motion machine. Suppose, for example, that the system changes from state A to B by following path 1 and is accompanied by a change of energy equal to delta U. Now, suppose that the same change of state is brought about by another path, say path 2, and the change of energy is delta U dash. Suppose delta U is greater than delta U dash, then by a coupling of these two processes, A to B, B to A, the system would return to its initial state and at the same time a surplus of energy equal to delta U minus delta U dash would become available. अब उन्होंने सेम चीज बोली है कि अगर मैं A to B जा रही हूँ, ठीक है, और मेरी जो एनर्जी है वो यूज हो रही है इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू, ये मेरा पाथ 1 है. उसके बाद मैं B to A जा रही हूँ, फिर मेरा ये पाथ 2 है और इसमें जो एनर्जी यूज हो रही है वो डेल्टा यू डैश यूज हो रही है, ठीक है. अब अगर मैं मान के चल रही हूँ कि डेल्टा यू बड़ा है और डेल्टा यू डैश छोटा है, ठीक है, तो डेल्टा यू माइनस डेल्टा यू डैश हो जाएगा, ठीक है. अब जब हम ये करेंगे ना तो हमारे पास कुछ ना कुछ एनर्जी की वैल्यू आ रही है, इसका मतलब है. लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि ये फिर हमारी वही परपेचुअल मोशन मशीन बन जाएगी. बाय रिपीटिंग द सेम साइकिल ओवर एंड ओवर अगेन एनर्जी वुड बी जनरेटेड कंटिन्यूअसली एंड अ परपेचुअल मोशन मशीन वुड बी पॉसिबल. अगर हम इस प्रोसेस को रिपीट करते जाएं बार बार, ए टू बी, बी टू ए टू बी, बी टू ए, तो मतलब एनर्जी तो फॉर्म होती जा रही है, जनरेट हो रही है एनर्जी, तो बहुत सारी एनर्जी बनती जा रही है. अब जब एनर्जी बनती जाएगी तो हमारी जो परपेचुअल मोशन मशीन है वो वाली बात सच हो जाएगी कि हमने कोई काम भी नहीं किया और एनर्जी भी बनती जा रही है. लेकिन ऐसा नहीं होता. इसीलिए दिस इज कॉन्ट्रारी टू द फर्स्ट लॉ, ये फर्स्ट लॉ के बिल्कुल अपोजिट है. हेंस डेल्टा यू डैश इज इक्वल टू डेल्टा यू, इसलिए जो डेल्टा यू डैश होता है वो डेल्टा यू के इक्वल होता है. thus the energy change accompanying a process is a function only of the initial and the final state of the system. इसलिए जो एनर्जी चेंज है किसी भी प्रोसेस का वो फंक्शन होता है खाली इनिशियल एंड फाइनल स्टेट का, ठीक है, सिस्टम के, एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ और द मैनर बाय विच द चेंज इज ब्रॉट अबाउट. और ये पाथ और मैनर, किस रास्ते से वो आ रहा है और किस तरीके से आ रहा है, इस पे कभी डिपेंड नहीं करेगा. वो डिपेंड करेगा सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पे, किस रास्ते से आ रहा है या फिर किस तरीके से आ रहा है, उस पर कभी डिपेंड नहीं करता. सिर्फ पाथ पे, इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करती है हमारी इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी. So this is all for this video. Thank you for watching the video. If you like the video, do like and subscribe.